देखो इस वाले ये बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें हम लोगों को देखना है जो ये टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन, यानी मेडिसिन में क्या रोल है। बायोटेक्नोलॉजी ने अभी तक मेडिसिन, जैसे आप लोगों को पता है कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसमें सिर्फ ह्यूमंस को ही फायदा पहुंचाना है और अलग अलग डिपार्टमेंट। ये चैप्टर जब शुरू हुआ था तो पिछला क्लास में बताए थे कि कुछ टॉपिक्स है जो ये चैप्टर कवर करता है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर जो कल पढ़ाएं, कल पूरा यही पढ़ाएं बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में हम कल पढ़ाएं आपको कि एग्रो बेस्ड केमिकल, जैसे इसका 3 टाइप है एग्रीकल्चर करने का जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। एग्रो केमिकल बेस्ड यानी कि जब आप एग्रीकल्चर केमिकल का इस्तेमाल करके करते हैं, यानी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, ये एक तरीका। दूसरा तरीका जब आप केमिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं, केवल नेचुरल खाद का इस्तेमाल करते हैं, वो है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। वो क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। और वो पूरा फोकस यहीं रखो, ठीक है। और तीसरा चीज है जेनेटिकली जीएम क्रॉप, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, यानी कि ना पहला तरीका ना दूसरा तरीका, सीधा नया तरीका पे स्विच करना, जो कि जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, जो इस चैप्टर का मेन एम है। पिछले क्लास में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में जो जिक्र हुआ तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जैसे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो बायोटेक का एक और फायदा वाला बात है कि मेडिसिन में भी बहुत बेहतरीन काम किया और ह्यूमन के ही फायदे के लिए काम किया गया। तो क्या कहता है कि जैसे जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किया गया है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मेडिसिन और थेराप्यूटिक्स में, यानी कि जो स्पेशल ड्रग्स बनाए जाते हैं। और आपको पता है ऑलरेडी कि जो भी ड्रग बनाया जाता है वो डायरेक्ट बनाने के बाद उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है, ताकि पता चल सके कि ह्यूमंस के लिए ठीक है भी या नहीं ठीक है। उसके लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे जानवरों पे इस्तेमाल करते हैं दवा देकर के कि ये चीज़ सही ह्यूमन के लिए है कि नहीं है। जब आपको पता चल गया कि ह्यूमन के लिए सही है, फिर ये चीज़ पता लगाया जाता है कि कौन सा दवा बच्चों के लिए होगा, कितना पावर का, फिर कौन सा दवा वुमेन्स के लिए होगा, कौन सा दवा प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए होगा। ये सब डिसाइड करना पड़ता है, तब जाके कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है। क्लियर है ये चीज? अब ये सारा स्टेप इसी में आता है मेडिसिन में। क्लियर है ये चीज? तो ये सारे जो थेराप्यूटिक्स यानी जेनेटिकली प्रोड्यूस्ड ड्रग्स या जो भी मेडिसिन बनाया जाता है, ताकि क्या हो सके कि आपको फायदा कम टाइम में बेहतरीन पहुंचाया जा सके। क्लियर है चीज? जिसका एग्जांपल देख करके भी हम पढ़ेंगे। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं बायोटेक फर्स्ट चैप्टर में, फिर सेकंड चैप्टर में इम्पैक्ट देख रहे हैं यानी एप्लीकेशन देख रहे हैं, उसका रोल मेडिसिन में भी थेराप्यूटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा है। एम क्या होता है इसका? एम होता है कि सेफ, यानी कि जो भी ड्रग हो वो सेफ हो और इफेक्टिव हो। सेफ यानी कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। जैसे इस वाले लाइन से ये चीज़ है कि पहले क्या होता था, जैसे आपको पता है कि इंसुलिन का काम होता है हमारे बॉडी में भोजन को तोड़ना। इंसुलिन का काम क्या होता है? भोजन को बॉडी में तोड़ना। अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपका खाना बॉडी में जाकर टूटेगा नहीं, खास करके कार्बोहाइड्रेट, और आपकी बॉडी में जमा होगा या आपके यूरिन से रिलीज हो जाएगा। तो जब यूरिन से, आपके टॉयलेट से जब कीटोन बॉडीज या ग्लूकोज जो है वो रिलीज होने लगता है, उसी को तो 11वीं क्लास में पढ़ाए थे, कीटोस्यूरिया या ग्लूकोस्यूरिया कहते हैं। जब आपके यूरिन में या फीकल कंटेंट में शुगर का मात्रा, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जैसे डायबिटिक पेशेंट का जो यूरिन होता है वो कहीं पे डिस्चार्ज कर दे तो वहाँ पे चीटी लग जाता है। पता है ये चीज़? क्योंकि उसमें ग्लूकोज, क्योंकि वो खा रहा है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जब ग्लूकोज खाते हैं तो रेस्पिरेशन होता है, ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में, पायरुवेट टूटता है CO2 वाटर ATP में, तब जाकर के आपको एनर्जी मिलता है। अगर ग्लूकोज टूट ही नहीं रहा है सीधे बॉडी से निकलेगा और एनर्जी तो मिलने से रहा। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स आप देखते होंगे वीक हो जाते हैं, खाना खा रहे होते हैं लेकिन बॉडी में लग नहीं रहा होता है, क्योंकि इंसुलिन सही टाइम पे रिलीज नहीं होता है। तो आप देखते हैं क्या होता है कि वो लोग खाना खाने से 10 मिनट पहले दवा खाते हैं। क्यों खाते हैं दवा? क्योंकि 10 मिनट पहले खाएंगे तो इंसुलिन इधर रिलीज हो जाएगा और आप खाना खाइएगा तो वो टूटेगा जा करके। अब कोई डायबिटिक पेशेंट अगर दवा नहीं खा रहा है तो उसको उसके बॉडी में खाना सही से लगेगा नहीं। लगने का सेंस क्या होता है कि खाना टूटेगा नहीं, एनर्जी नहीं मिलेगा, सिर्फ आप खाइएगा। समझ आ रहा है बात? और बॉडी से वैसे ही फिर ग्लूकोज आपके फीकल मैटर में, यूरिन में पाया जाएगा। फिर ये चीज। अब एक और केस बताते हैं जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो हाइपरग्लाइसीमिया केस तो नॉर्मल है, कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जाता है, यानी आपके ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है। जैसे किसी ने दवा खाया,
किसी ने, फीमेल कोई भी जिसको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की दवा 10 मिनट पहले खाया हो और वो खाना भूल गया, किसी कारणवश कोई फंक्शन है घर में या कोई टेंशन है, खाना नहीं खाया, तो अब देखो क्या हुआ होगा, इंसुलिन रिलीज हो गया बॉडी में, रिलीज हुआ, तो इंसुलिन रिलीज हो गया या इंसुलिन चला गया, तो क्या होगा, इंसुलिन को क्या चाहिए, खाना चाहिए ताकि वो तोड़े। इंसुलिन को अभी तुम खाना खाए नहीं, उसको मिलेगा नहीं, तो क्या करेगा, ब्लड में ही जो खाना मौजूद है, जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, उसको तोड़ना स्टार्ट करेगा। तो इसका मतलब तुम्हारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम होगा क्योंकि तुम खाना तो खाए नहीं हो, तो इसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड में से ग्लूकोज का लेवल कम होना। इंसुलिन रिलीज हो गया और खाना तुम खाए नहीं, तो यहाँ पे मसला होगा, क्या होगा कि फेंट हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, दांती लग सकता है और खतरनाक बेहोश हो सकते हैं। लेकिन सिंपल उपाय है इसका, सिंपल उपाय, इस केस में इस दौरान जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो आपका ब्लड प्रेशर मतलब 150-200 भी जा सकता है और ब्लड शुगर लेवल 50 के नीचे। उपाय बस यही है कि वैसा पेशेंट का अगर होश में है, कॉन्शियस में है, तो चीनी खिला दो, डेयरी मिल्क खिला दो, मीठा जो भी चीज़, और अगर होश में नहीं है तो फिर चीनी को पानी में घोल करके चम्मच से दो, दांती लग गया अगर तो ओपन करके दो, 5 से 10 मिनट में पेशेंट बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम के कारण हुआ, क्यों हुआ कि दवा खाया और खाना कार्बोहाइड्रेट गया नहीं, ब्लड का तुम्हारा जैसे ही फिर तुम्हारा ब्लड का शुगर मेंटेन होगा, फिर बीपी नॉर्मल, बॉडी सही हो जाएगा। समझ आया बात? तो तुम अभी हम इतना ये एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा हुआ है, ये हम इतना इसलिए बताया ताकि आपको पता चल सके इंसुलिन कितना इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, क्लियर है? ऐसा कोई भी सोच इसमें कार्बोहाइड्रेट को वो ले सकता है, लेकिन खाना थोड़ा खाना जरूरी होता है, जैसे चावल है या रोटी है, चावल और रोटी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। दूध पी सकते हैं, ऐसा कोई भी हाँ मतलब आपके बॉडी में कुछ तो जाना चाहिए। अब हर जैसे डायबिटीज़ का भी अपना अपना टाइप होता है, टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है। जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ जेनेटिक होता है, माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है टाइप 2 डायबिटीज़, और टाइप 1 नहीं होता है। और कुछ और हर इंसान का बॉडी का टाइप और मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है। तो जो आपका डॉक्टर या आपका डाइटिशियन जो आपको बताता है कि आपको ऐसा डाइट लेना, आपको वैसे ही फॉलो करना चाहिए। हो सकता है कि आपका बॉडी ज़्यादा हेल्दी है तो आपका डाइट कुछ और होगा, हो सकता है आपका बॉडी बहुत वीक है तो आपका डाइट कुछ और होगा, हो सकता है आपका मेटाबॉलिज्म ऊपर नीचे उसके हिसाब से आपको बोलता हो कार्ब्स लेना है नहीं लेना है, प्रोटीन लेना है नहीं लेना है। तो पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम और उसके रूटीन के हिसाब से डाइट अलग अलग होता है। समझ आ रहा है? तो ये सजेस्ट नहीं कर सकते कि ये पी लेना, समझ आ रहा बात? और जो सजेस्ट करता है वो भी आप देखता है कि भाई आपका रूटीन किस प्रकार से, समझ आ रहा है ये बात? अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये वाला लाइन भी एनसीईआरटी का कि भाई जब भी आप ह्यूमन में कोई ड्रग डाले या कोई पर्टिकुलर चीज़ आप बाहर से डाल रहे हैं तो कोशिश करें कि वो नॉन ह्यूमन सोर्स से ना हो, यानी कि ह्यूमन के अलावा और किसी से नहीं लिया गया हो। अगर ऐसा होता है, नॉन ह्यूमन सोर्स से अगर लिया गया है, तो उस परिस्थिति में ऐसा संभव है कि ह्यूमन के बॉडी में एलर्जी डेवलप हो जाएगा। इसका एग्जांपल खुद ह्यूमन इंसुलिन है। पहले ह्यूमन के बॉडी में इंसुलिन कैटल, गाय भैंस और सुअर यानी पिग वगैरह के बॉडी से इंसुलिन निकाल करके पैंक्रियास से और ह्यूमन में डाला जाता था। वैसा ह्यूमन को एलर्जी होने लगा, तो कोशिश किया जाए कि ह्यूमन सोर्स हो, जो भी थेराप्यूटिक्स या ड्रग्स बनाया जाए, और अगर नॉन ह्यूमन सोर्स है तो उसमें इस तरीके का व्यवस्था किया जाए कि इम्यूनिटी में किसी तरीके का नुकसान, किसी तरीके का एलर्जी ना हो। क्लियर है? ज़्यादातर कोशिश किया जाता है कि नॉन ह्यूमन सोर्स से ड्रग का इस्तेमाल ना करें। क्लियर है ये चीज़? अब आगे एक फैक्ट है जिससे क्वेश्चन आता है कि अभी तक 30 रिकम्बिनेंट थेराप्यूटिक ड्रग बनाया जा चुका है, 30 रिकम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स बनाया जा चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया के मार्केट में इस 30 में से 12 थेराप्यूटिक्स मौजूद है। ये एनसीईआरटी का डेटा है, इनफैक्ट नए एनसीईआरटी का भी यही डेटा है। 30 थेराप्यूटिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जेनेटिकली इंजीनियर किया जा चुका है, बनाया जा चुका है, आउट ऑफ विच 20 थेराप्यूटिक्स आर फाउंड इन द मार्केट ऑफ इंडिया। क्लियर है ये चीज? 30 में से 12 कितना बोले? 30 में से जो 12 है वो कितना है? इंडिया में है। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ा जाए, यहाँ पे हो गया क्लियर? ये तो सिर्फ इंट्रो था। अब आता है जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन, यानी कि हमने इंसुलिन का फॉर्मेशन किया और वह इंसुलिन जो है वो जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन होगा। जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन यानी बायोटेक करके बनाए होंगे,
तो इसमें पहला पैराग्राफ में यही बता, पहले तो आपको बता दिए कि इंसुलिन जो है वो नेचुरली हमारे पैनक्रियाज से रिलीज होता है, जो फूड के ब्रेकडाउन में मदद करता है। डायबिटिक पेशेंट्स में या तो इंसुलिन सही से रिलीज नहीं होता है या सही टाइम पे रिलीज नहीं होता है, जिसके कारण से खाना सही से टूट नहीं पाता है और बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है और ग्लाइकोस्यूरिया, कीटोन्यूरिया जैसे चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है। अब सवाल है कि इंसुलिन को थोड़ा सा, जब ये लोग क्या किए कि पहले बता ही दिए कि कैटल और पिग के पैनक्रियाज से ये लोग लेकर के ह्यूमन के बॉडी में डालता था, तो ह्यूमन को क्या हो गया, उससे एलर्जी हुआ, तो इसको बंद कर दिया गया। क्योंकि नॉन ह्यूमन सोर्स से पहले ही बताया कि नॉन ह्यूमन सोर्स होगा तो दिक्कत आएगा ही आएगा। तो अब क्या किया गया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाने गया। तो जाहिर सी बात है, आप जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन खुद से बनाने जा रहे हैं तो समस्या तो आने वाला है। चैलेंज क्या था आपके पास, चैलेंज क्या था देखिए, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये स्ट्रक्चर है प्रो इंसुलिन का। ह्यूमन के बॉडी में इंसुलिन पहले मैच्योर फॉर्म में नहीं रहता है, पहले इमैच्योर फॉर्म में रहता है। ह्यूमन के इंसुलिन के इमैच्योर फॉर्म को प्रो इंसुलिन कहते हैं और मैच्योर फॉर्म को इंसुलिन कहते हैं। क्लियर है ये चीज? तो प्रो इंसुलिन में आप देख रहे हैं कि एक सी पेप्टाइड है, दिख रहा है ये क्या है बोलो, सी पेप्टाइड। फिर है ए पेप्टाइड, क्या है ए पेप्टाइड, और दूसरा बी पेप्टाइड, क्या है बोलो ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड। तीनों पॉलीपेप्टाइड जो है एक ही इंसुलिन में पाए जा रहे हैं, इसलिए अलग अलग कलर से डिनोट कर दिए ए, बी और सी। लेकिन जब इंसुलिन मैच्योर हो जाता है तो उसमें से सी पॉलीपेप्टाइड, सी पेप्टाइड जो है वो अलग हो जाता है। सी पेप्टाइड यानी ये जो सेगमेंट है ये अलग हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ ए और बी। क्या बचेगा, ए और बी। और ए और बी आपस में किससे जुड़ा रहेगा, दो डाइसल्फाइड बॉन्ड यानी सल्फर की मदद से जुड़ा रहेगा। किसकी मदद से जुड़ा रहेगा, यानी जो मैच्योर इंसुलिन नहीं है उसमें ए, बी और सी पाया गया, और जब मैच्योर हुआ तो सी से फट गया, ए और बी रहा डाइसल्फाइड बॉन्ड से। इतना क्लियर है? तो इससे क्या क्लियर हुआ कि ह्यूमन इंसुलिन जब इमैच्योर होगा उसको प्रो इंसुलिन कहते हैं। प्रो इंसुलिन में ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, लेकिन जो मैच्योर फॉर्म होगा उसमें सिर्फ ए और बी पाया जाएगा। क्लियर है? अब चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है कि हमें तो मैच्योर वाला बनाना पड़ेगा। इमैच्योर बना के क्या करेंगे, हमें क्या बनाना पड़ेगा, ताकि वो जाकर के कार्बोहाइड्रेट को या ग्लूकोज को तोड़ सके। तो मैच्योर इंसुलिन कैसे बनता है, मैच्योर इंसुलिन बनाया एक कंपनी ने, सॉरी मतलब कैसे बनता, बनाया किसने, 1983 में एक अमेरिकन कंपनी एली लिली। कौन है, एली लिली। कब, 1983 में उन्होंने क्या किया कि एक ए पॉलीपेप्टाइड बनाया और एक बी पॉलीपेप्टाइड बनाया। ए को अलग बनाया, बी को अलग बनाया, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके ए को अलग, बी को अलग। अब ए और बी को बनाने के लिए उन्होंने अपना रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया होगा, ये बात की कहानी है, इससे हमें मतलब नहीं है, बस अभी एनसीईआरटी दे रहा है कि ए पॉलीपेप्टाइड बनाया, बी पॉलीपेप्टाइड बनाया। आप जानते हैं कि जब किसी चीज को, रिकम्बिनेंट डीएनए को या किसी चीज को मल्टीप्लाई करना होता है, क्लोनिंग कराना होता है, तो हम लोग बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एली लिली कंपनी ने भी ई कोलाई के प्लाज्मिड में, ई कोलाई के अंदर ई कोलाई के प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया और ए पॉलीपेप्टाइड और बी पॉलीपेप्टाइड को अलग अलग मल्टीप्लाई कराया। ए का अलग संख्या बनवाए, बी का अलग संख्या बनवाए, और जब बाहर निकाले ए और बी को, दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिए। ए और बी से क्या कर दिए, जोड़ दिए, बनाए सेपरेटली और जोड़ दिए डाइसल्फाइड बॉन्ड से। क्योंकि मैच्योर बनाने जाते तो हो सकता है कि हम लोग अगर अलग अलग नहीं बनाते तो सी भी बन सकता था, लेकिन हमें सी तो चाहिए नहीं, हमें तो मैच्योर वाला बनाना, ये चैलेंज है। इसलिए हमने ए को अलग बनाया, बी को अलग बनाया, दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, और इस तरीके से तैयार हुआ फिर सबसे पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग 1983 एली लिली कंपनी। क्लियर है ये चीज? अब ये इंसुलिन डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी में डाला जाएगा और इससे कभी कोई परेशानी ह्यूमन को, क्योंकि वो नॉन ह्यूमन सोर्स नहीं है, किसी प्रकार का एलर्जी या इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है चीज? क्लियर हो गया ये टॉपिक? यही है ह्यूमन इंजीनियरिंग।